उपाध्याय जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, जहां पे इतने बड़े संगठन की नींव पड़ी। उसके बाद मैं दोनों गुरुदेव परम आदरणीय हेगड़ेवार जी, परम आदरणीय गुरुदेव गोलवलकर जी, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारत रक्षा मंच के संस्थापक आदरणीय केलकर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट भूषण दीवान जी, जनरल सेक्रेटरी अशोक आचार्य साहब, सामने बैठे भाइयों बहनों, छोटे बच्चों, सबको मैं यथोचित प्रणाम और अपना स्नेह भेंट करता हूं। मैं बौद्धिक उस तरीके से नहीं करता कि मैं लगातार बोलूं, थोड़ी मेरी आदत अलग है। तो जब अगर हम कुछ पूछें तो आप उसका रिस्पॉन्स करिएगा। तो मतलब ये बौद्धिक ना होके ये संवाद होगा, हमारा आपका आदान प्रदान होगा। भारत में कानून का राज है। किसका राज है? अब जिसका राज है, अगर अच्छा होगा यानी कानून अच्छा होगा तो राज, और कानून घटिया होगा तो राज, कानून विदेशी होगा तो राज, कानून स्वदेशी होगा तो राज। तो भारत में तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाना, सब कुछ विदेशी कानूनों से चल रहा है। तो राज स्वदेशी हुआ कि विदेशी? हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो कम से, और हमने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, हमारे वैज्ञानिक मंगल पे, चंद्रमा पे, कहां कहां हो आए या जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट, हाईवे, क्या क्या बना लिया हमने। तो हम अपना कानून क्यों नहीं बना रहे? अभी भी हम उन्हीं कानूनों पे क्यों चल रहे हैं जो हमारे लिए थोपे गए थे, हमको गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, हमको डिवाइड करने के लिए बनाए गए थे, हमको लूटने के लिए बनाए गए थे, या हमको बांटने के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों ने 100% कानून या तो लूटने के लिए बनाया था, या तो बांटने के लिए बनाया था, या तो भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाया था, या भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। इसके अलावा मैं सार्वजनिक रूप से किसी भी संविधान विशेषज्ञ, किसी भी कानून विशेषज्ञ से इस बात पे खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, जो मुझे यह बता दे कि अंग्रेजों का यह कानून भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए बनाया गया था। मेरे नॉलेज में एक भी ऐसा कानून नहीं। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हम उसी से चल रहे। एक बात आप समझिए, जैसे इतने सुंदर हम प्रांगण में बैठे हुए, इसका मिस्त्री अच्छा रहा होगा या इसका सीमेंट बालू अच्छा रहा होगा? मिस्त्री अच्छा रहा होगा, और सीमेंट बालू वो भी अच्छा होगा। आप मकान बनाते हैं तो मिस्त्री अच्छा ढूंढते हैं या सीमेंट बालू अच्छा ढूंढते हैं?
आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं या ऐसा मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं जहां दवा अच्छी मिले? बोलिए जरा जोर से बोलिए। अगर डॉक्टर अच्छा हो और दवा घटिया हो, दवा नकली हो, बीमारी ठीक होगी क्या? बोलिए जरा भाई, पीछे वाले नहीं बोल रहे। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, इंजन खराब हो, टायर ट्यूब सड़ा हुआ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका किचन में जो मसाला है, जो तेल है, वो सड़ा हुआ हो, खाना अच्छा बनेगा क्या? इसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जहां राजशाही हो, जहां राजतंत्र हो, वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा होगा। जहां राजशाही हो, राजा अच्छा तो राज अच्छा। लेकिन जहां राजशाही नहीं है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां राजा का राज नहीं है बल्कि कानून का राज है, वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राज अच्छा नहीं होगा। आशा करता हूं कि इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे। सब लोग सहमत हैं? तो अब सवाल यह आता है कि जब आप ड्राइवर रखते हैं, जब आप ड्राइवर रखते हैं तो ड्राइवर, आप मान लीजिए ड्राइवर को 15,000 रुपए देते हैं, अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए देते हैं या घटिया तरीके गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? सेफ गाड़ी चलाने के लिए देते हैं या एक्सीडेंट करने के लिए उसको 15,000 रुपए देते हैं? ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना। डॉक्टर को 500 रुपए फीस देते हैं तो इस आशा में देते हैं कि एक बार गए और इसने दवा दिया तो बुखार ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मिस्त्री से घर बनवाते हैं तो ऐसा बनवाते हैं कि भाई अच्छा घर बनाएगा, सुरक्षित घर बनाएगा। अब मान लीजिए बुखार है, सामान्यतः बुखार में 2 गोली ली जाती है, एक फीवर टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दूसरा एंटीबायोटिक। एक टेम्परेचर डाउन करती है, दूसरा आपका एंटीबायोटिक इम्यून सिस्टम ठीक रखती है कि वो 3 दिन 4 दिन के कोर्स के बाद बुखार ठीक हो जाए। अब मान लीजिए एंटीबायोटिक ना ले, केवल पैरासीटामॉल लेते रहें, तो पैरासीटामॉल खाएंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा, फिर खाएंगे फिर डाउन होगा, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा। तो सामान्यतः क्या होता है, पैरासीटामॉल दिया जाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, एंटीबायोटिक दिया जाता है उसको परमानेंट खत्म करने के लिए। ऐसे ही होता है ना? हमें ऐसी ही व्यवस्था की जरूरत है, ऐसे ही कानूनों की जरूरत है। और जब हम अपने कानूनों की तुलना सिंगापुर से करते हैं, चाइना से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, तो हमें पता चलता हमारे कानून तो बहुत ही आउटडेटेड हैं, बहुत ही इनइफेक्टिव है। उदाहरण के लिए हमारे देश में किडनैपिंग पे आईपीसी के सेक्शन 363 लगता है, मैक्सिमम 7 साल की सजा। आप किसी को किडनैप कर लो तो मैक्सिमम 7 साल की सजा। एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7 साल, 2 को करो तो भी 7 साल, 3 को करो तो भी 7 साल, 4 को करो तो भी 7 साल, 5 को करो तो भी 7 साल, 10 को करो तो भी 7 साल। मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, अमेरिका में एफपीसी है, फेडरल पिनल कोड है। इसमें किडनैपिंग पे मिनिमम 50 ईयर है,
कितने साल मिनिमम? हमारे यहां मैक्सिमम कितना? और हमारे यहां 10 को करो तो भी 7 साल, यहां 1 को करो तो 50 साल, 2 को करो 100 साल, 3 को करो 150 साल, 4 को करो 200 साल, 5 को करो 250 साल, 6 को करो 300 साल। अब ये बताइए किडनैपिंग वहां रुकेगी कि यहां रुकेगी? वहां रुकेगी। बड़ी सीधी सी बात है। सठे साठ्यम समाचरेत, यह सिद्धांत किसी और का नहीं है। किसका सिद्धांत है? ये विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, महाभारत में इसका वर्णन है। सठे साठ्यम, जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, वहां न माओवाद है, न नक्सलवाद है, न कट्टरवाद है, न जिहाद है, न मजहबी उन्माद है, न घूसखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है भी तो रेयर है। जिन देशों ने ऐसा नहीं अपनाया सिद्धांत, वह सब कुछ है। उदाहरण के लिए परसों की बात है, परसों चाइना के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है। किसको हुई फांसी? चीन के कानून मंत्री को परसों फांसी हुई है, क्योंकि उसके पास बेनामी संपत्ति थी। क्या थी उसके पास? हां, हमारे देश में 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले वालों को भी 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाला करने वालों में भी किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले करने वाले में किसी का आजीवन कारावास नहीं हुआ। और वहां थोड़ी सी बेनामी संपत्ति उसके पास मिली, चाइना का पूर्व कानून मंत्री था, और परसों फांसी हो गई। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। यह वाक्य सुना है आप लोगों ने? सबने सुना होगा। उसको कितने साल सजा हुई? नहीं, एफआईआर हुई। एफआईआर हुई, मुकदमा, पहले तो एफआईआर नहीं हुई, बड़ा आपाधापी के बाद एफआईआर हुआ, मुकदमा चला और बरी। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे, आप गूगल करिए, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एक व्यक्ति कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा। वो बरी नहीं हुआ, विधानसभा में बैठा हुआ है। तो आप जरा इसको समझिए, कानून दवा की तरीके काम करता है। किसकी तरीके काम करता है? दवा की तरीके। जब हम दवा खाते हैं तो या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है, एज इट इज नहीं होती। हमारे शरीर में दवा खाने के बाद जो अभी मान लीजिए मुझे सरदर्द है, मैं दवा खाऊंगा तो या तो मेरा सरदर्द बढ़ेगा या घटेगा, स्टेटस को नहीं होगा। यही कानून है। कानून भी ऐसे ही काम करता है। कानून या तो अपराध को बढ़ाता है या घटाता है, या तो जिहाद को बढ़ाता है या घटाता है, या तो नक्सलवाद को बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो घूसखोरी को बढ़ाएगा या घटाएगा, या तो जमाखोरी को बढ़ाएगा घटाएगा। एज इट इज सिचुएशन नहीं रहेगी। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर दूंगा। मैंने उसको जब अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में देखा कि इस पे कितनी सजा होती, तो पता चला उसको 50 साल की सजा होती। अमेरिका में अगर यही सेंटेंस किसी ने बोला होता, पुलिस हटा लो, सारे अमेरिका वालों को खत्म कर दूंगा, 50 साल की सजा होती। हमारे यहां कितनी हुई? 0। तो अब आप बताओ, यह कानून अब अलगाववाद को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। आपके मोहल्ले में कोई एक आदमी बदमाशी करे, कानून ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि 6 महीने या साल भर के अंदर उसको सजा हो जाए। सजा हो जाएगी तो उस तरीके के और कोई गुंडा पैदा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन उसने कोई अपराध किया, कोई दादागिरी किया, और उसके बाद अगर वो पार्षद बन गया, प्रधान बन गया, विधायक या सांसद बन गया, तो मान के चलिए कम से कम उसने 100 लोगों को और मोटिवेट कर दिया कि तुम भी यही करो।
किया कि नहीं किया? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कानून दवा की तरीके काम करता है, या तो बीमारी बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम या तो अपराध को खत्म करता है या अपराध को बढ़ाता है। हमारे देश में चपरासी बनने के लिए मिनिमम 10वीं पास चाहिए, सिपाही बनने के लिए भी, हवलदार बनने के लिए 12वीं पास चाहिए, थानेदार बनने के लिए भी मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए। लेकिन कानून निर्माता बनने के लिए, जिसको संविधान बदलना है, संविधान के अनुसार कानून बनाना है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। वो अंगूठा टेक हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ आता हो न जाता हो। और एक बार सजा होने के बाद तो चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन है, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी नहीं है। यानी अगर दाऊद इब्राहिम किसी तरीके से भारत की नागरिकता ले ले तो भले ही वो कहीं और बैठा है, वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है? पार्टी अध्यक्ष। चुनाव नहीं लड़ सकता, अलग बात है, भगोड़ा है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे सिस्टम से आपको लगता है अपराध खत्म होगा? जोर से बोलिए जरा। ऐसे सिस्टम से आपका भ्रष्टाचार, अपराध, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद, अलगाववाद कम होगा क्या? अगर आप लोग गूगल यूज करते होंगे, गूगल पे डालिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस। मैं जितनी बातें कहता हूं वो सामान्यतया कानून के आसपास ही कहता हूं, तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बोरियत भी लगे, लेकिन आप गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, या कभी कभी मैं ट्वीट भी करता हूं, फेसबुक पे डालता भी हूं। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिट फंड कंपनी बनाया और चिट फंड कंपनी बना के 16,000 लोगों से पैसा ले लिया और गायब हो गया। कितने लोगों से? जैसा हमारे देश में भी कई लोग चिट फंड बना के करते हैं। हमारे यहां तो एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस मंच से, उसने करीब 3-4 लाख लोगों को चिट फंड बना के लूटा है। हां, अब इस मंच से, इस पवित्र मंच से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब सोचिए, 3 लाख लोगों को लूटा चिट फंड बना के, अभी उसका तारीख पे तारीख चल रही है। भगवान जाने मुकदमा पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या पता मुकदमा पूरा होते होते खुद ही पूरा हो जाए। हमारे देश में ऐसा भी होता, हमारे देश में मुकदमा चलता रहता है, उसके पहले ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों को लूटा था, उसको 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितने साल की? कितने साल की? हां। अब आप सोच रहे होंगे यार जिंदा तो आदमी 100 साल रहता है, तो इतनी लंबी सजा का मतलब क्या है? इतनी लंबी सजा दिमाग में टेरर पैदा करने के लिए। दिमाग में किस लिए? दहशत पैदा करने के लिए। हमारे यहां याकूब मेनन को फांसी देने में नानी याद आ गई सरकार की। रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम ट्रायल कोर्ट ने कहा फांसी दो, हाई कोर्ट ने कहा फांसी दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो। फिर सुप्रीम कोर्ट के और एक रिव्यू सिस्टम होता है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, कुछ दिन रिव्यू पिटीशन चली, रिव्यू पिटीशन में भी हुआ नहीं फांसी दो। फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो चली। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है भाई फिर भी फांसी दो। फिर राष्ट्रपति की दया याचिका, राष्ट्रपति ने बोला नहीं फांसी दो। सब कुछ करने के बाद एक गद्दार को फांसी देने में सरकार को नानी याद आ गई। क्यों? कानून घटिया है। क्यों? कानून घटिया। पूरा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पूरा तबका लगा दिया, दम पूरा निकल गया सरकार का। करोड़ों रुपए खर्च हुए। और एक भी ध्यान रखिए, किसी मुकदमे में अटॉर्नी जनरल खड़े हो चाहे सॉलिसिटर जनरल खड़े हो, वो फ्री में नहीं खड़े होते, उनको पैसा, उनकी फीस होती है। और वो फीस कौन देता है? जनता। सरकार कहां की दे दी? सरकार को अपनी जेब से लाती है। वो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की फीस भी कहां से जाती है? हमारे आपके जेब से। अब आप सोचिए,
इतने दिन उसको खिलाया पिलाया, बिरयानी खिलाया, ये किया वो किया, उसके बाद फांसी होते होते भी करोड़ों रुपए खर्च हो गए वकीलों की फीस पे। चाइना में पता है क्या सिस्टम है? देशद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी होती है या सार्वजनिक रूप से गोली मारते हैं? सामान्यतः गोली मारते हैं। और गोली कैसे मारते हैं? मान लीजिए उसने इस एरिया में आतंकवाद किया, तो उसकी मुकदमा चला, सजा हुई, उसके बाद उसको उसी एरिया में लाते हैं जहां उसने अपराध किया है, उसको वहीं लाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाता है, जनता इकट्ठा हो जाती है, देखती रहती है, उसको 5 गोली मारते हैं, 5 गोली का बिल बनाते हैं कि 5 गोली की कीमत यह है, उसके बाद उसके परिवार को दे देते हैं। अब आप ये बताओ, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद यहां खत्म होगा या चाइना में खत्म होगा? जहां साल भर के अंदर सारा वारा न्यारा हो गया और गोली की कीमत भी वसूल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी तब तक बीमारी, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी यात्रा सुरक्षित, मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक घर सुरक्षित, भोजन बनाने वाला कितना ही अच्छा हो, जब तक किचन का सामान अच्छा नहीं होगा तब तक भोजन अच्छा। सीधी सी बात। अब मैं विषय पे आ रहा था, जानबूझ के ड्राइवर गाड़ी को भिड़ा दे तो मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं है? जोर से बोलिए, मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं? ड्राइवर जानबूझ के मरने की दवा दे दे, मक्कारी है कि नहीं? मिस्त्री जानबूझ के ऐसा घर बनाए कि छत धड़ाम से गिर जाए, मालिक के साथ गद्दारी है कि नहीं? इस देश में मालिक कौन है? जनता है कि नहीं है? क्योंकि नेता और नौकरशाह को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक का सेवक, यानी लोक सेवक, यानी जन सेवक, यही तो कहते हैं। अब अगर लोक सेवक या जन सेवक जानबूझ के घटिया कानून बनाए जो समाज के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, तो यह गद्दारी हुई कि नहीं? जोर से बोलिए भाई। इसको कहने में इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? यह जनता के साथ गद्दारी है कि नहीं? समाज के साथ मक्कारी है कि नहीं? यह राष्ट्रद्रोह है कि नहीं?